और केंद्र नेतृत्व द्वारा ये तय किया गया कि अपनी जो 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो वो बजट आया है उस संबंध में अपने जनपद के माननीय सांसद जी के द्वारा एक केंद्रीय बजट के संबंध में प्रेस वार्ता होनी है। उसी जिले के माननीय सांसद पूज्य संत साक्षी जी महाराज सबके बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित। सेना का सिंबल जो है शिंदे को मिल गया है और कमरा मिल गया है, इसको लेकर के शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी पावर का गलत दुरुपयोग कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी पर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं कि आप ईडी ले आते हैं, आप इनकम टैक्स ले आते हैं जहाँ कुछ भी होता है। शरद पवार से पूछो, जो मीसा लगा था तब ठीक था, डीआर लगा था ठीक था, सब राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूस दिया गया तब ठीक था। तो क्या आप बदलेगी? स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ था वो ठीक था, सिखों का कत्लेआम किया गया वो ठीक था। तो हम वो नहीं कर रहे, हम चुनाव आयोग नहीं है, वो निर्णय चुनाव आयोग ने किया है, तो इसका प्रश्न चुनाव आयोग से करना चाहिए, साक्षी महाराज से नहीं, मोदी से नहीं। और हम कोई किसी का, हम तो बिना भेदभाव के काम करने वाले हैं, हमसे क्या लेना देना। लेकिन बता रहा हूं, जो लोग आज तक क्या क्या देश में करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ लेकर के चल रही है। सांसद जी, एक सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब आप आए थे तब आपने कहा था कि अवैध स्लैटरिंग बंद हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार आएगा। पर एक सवाल नहीं समझ में आता, तमाम स्लॉटर हाउस जो यहाँ उन्नाव में 7 चल रहे हैं, उनमें कश्मीर और केरल के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्लॉटरिंग होती है और बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, उनको रखा जाता है। इसके पीछे क्या मंशा आपको समझ में? यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आपने मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रखा। जब मैं सांसद चुना गया था, तो चुनने से पहले मैं इसको लेके चिंतित था। तो हमारे मूर्धन्य के कुछ लोगों ने कहा आप सांसद बन जाइए तो अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं सांसद तो बन गया, बंद नहीं हुए। परसों मैं इसी कमेटी में मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में। संयोग से जयराम रमेश कांग्रेस के उसके चेयरमैन हैं। परसों इन बातों को लेकर के बहुत चर्चा हुई और जयराम रमेश ने भी ये स्वीकार किया, उधर से निकलो तो ये जो नाला है उस पर खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्थिति खराब है वहाँ की। लेकिन फिर भी स्लॉटर हाउस बंद नहीं हो पाए हैं। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि बाहर के लोग नौकरी न करें, यहाँ के लोग नौकरी करें। मैं इस पक्ष में हूँ, ये स्लॉटर हाउस बंद होनी चाहिए। इसके लिए मैं अंतिम तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। अब ये मैं मीडिया का विषय नहीं है, मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूँ, प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या है कि बाहर के लोगों को ही सभी स्लॉटर हाउस एक ही पद्धति पे काम कर रहे थे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे? अगर उन्हें यहाँ पर रोजगार नहीं देना था, स्लॉटरिंग करनी थी, तो वो कश्मीर और केरल में लगा लेते। अगर वहाँ के लोग पसंद आते हो सकता है उनको लगा हो कि यहाँ के लोग ले लेंगे तो साक्षी जी के बहका में आ जाएंगे, यहाँ के लोग दोबारा बंदी करवा देंगे। तो आप मान रहे हैं कि वहाँ स्लॉटरिंग आप मान रहे हैं ना, तो स्टैंडिंग कमेटी में, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वहाँ जो स्लॉटरिंग हो रही है वो नियमानुसार नहीं होती होगी। इसी वजह चर्चा की जा रही है। और किस तरह से बजट को देखते हैं? अमृतकाल का बजट इतना लोक कल्याणकारी है कि विपक्ष ने भी उसका हाउस में स्वागत किया। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करते हैं। विस्तार से हमने बजट के विषय में आपको बता ही दिया है। अगर कोई और बिंदु रह गया हो या कोई और बात आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी चिल्लाते कितना बोलते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। ये बात अलग की है कि आप लोग उस मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है, फिर भी कुछ आवाज तो आपको जाती होगी। कार्रवाई नहीं हो रही कोई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में कहा है कोई भी बजट पेश होता है वो धरातल पर नहीं होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा हर बजट धरातल पर ही होता है। उन्हें तो धरातल पर तब दिखाई देगा, सारा पैसा सैफई में चला जाएगा। बिजली सैफई में जाती थी, विकास सैफई में जाता था, नेता नगरी सब सैफई में जाती थी। तो उनको इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा कि पहले के बजट सारे के सारे सैफई उन्मुखी होते थे, और अब ग्रामीण के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए बजट आया है, तो शायद उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि उस सैफई के लिए उसमें कोई पैसा नहीं होगा, तो उनको नजर ठीक नहीं आ रहा। ओके, धन्यवाद। समान अवसर उपलब्ध कराने का बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग
कैसे सरलता से जीवन जिया जा सकता है को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की तरफ ले जाने वाला, भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, देश के जन जन हर क्षेत्र में सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम हृदय की गहराई से माने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमन और उनकी पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना बजट का ही लक्ष्य है। विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। और इसमें सप्तऋषि का नाम दे करके 7 प्राथमिकताएं, समावेशी विकास दर्पण होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री की मंशा कि अमृतकाल का ये बजट आपके माध्यम से समाज तक पहुंचे, इस दृष्टि से सांसदों को जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से इस बजट पर चर्चा की जाए। और खुशी की बात यह है कि कम से कम मेरी जिंदगी का ये पहला बजट है इतने लंबे कार्यकाल के बाद कि पक्ष तो खुशी हो ही रहा था, पर विपक्ष भी मेजें थपथपाने में पीछे नहीं था। विपक्ष का भी उल्लास, खुशी देखने को मिल रही थी। तो मेरी समझ में आया कि इसको जो अमृतकाल का बजट नाम दिया गया है, बहुत सोच समझ करके दिया गया है। अमृतकाल का ये आम बजट 2023-24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से जो पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको सशक्त बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, पहाड़ी क्षेत्रों से संपूर्ण देश के विकास को समर्पित बजट है। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व